हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स को लेकर। कई स्टार्टअप्स को सफल बनाने में अहम रोल निभाने वाला सिलिकॉन वैली बैंक आखिर क्यों हुआ है सफल? क्या होगा उन डिपॉजिटर्स का जिनका पैसा इस बैंक में लगा है, और इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर रहने वाला है? तो आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे अपनी इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं मनी हाइट्स। तो शुरुआत करते हैं सिलिकॉन वैली, जिसे स्टार्टअप्स का हब भी माना जाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के हेड ऑफिस हैं, जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक, ओरेकल, इंटेल वगैरह वगैरह। और इन सभी स्टार्टअप्स को लोन देने का काम सिलिकॉन वैली बैंक के द्वारा किया जाता था, जो आज खुद कोलैप्स होने की कगार पर खड़ा है। वैसे तो फाइनेंशियल क्राइसिस के कई कारण हो सकते हैं। इसमें मेन है असेट्स का ओवर वैल्यूएशन, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, जिसकी वजह से बैंक के कस्टमर्स में पैनिक होना। पैनिक होने का मतलब है कि कस्टमर्स का भरोसा डगमगाना और घबराहट में अपना पैसा अधिक मात्रा में बैंक से निकालना। सिलिकॉन वैली बैंक में भी कुछ इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, जब लोगों ने भारी मात्रा में अपना कैश बैंक से विड्रॉल करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अपना पैसा ही तो निकाल रहे हैं, इसमें गलत क्या है? तो इसको जानने के लिए पहले जानते हैं हम बैंक की कार्यशैली पर। बैंक अपने पास कुल जमा का कुछ प्रतिशत रखता है, बाकी सारा पैसा वो इन्वेस्ट करता है, चाहे पैसा लोन दे या स्टॉक मार्केट्स में लगाए या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदे। कुल मिलाकर ये सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता कि अगर बैंक के सभी कस्टमर्स अपना पैसा निकालने पहुंच जाएं तो वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इन बैंक्स को विड्रॉल रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए अपनी संपत्तियों को बेचना पड़ेगा, जो कि किसी भी बैंक के कोलैप्स की सबसे बड़ी वजह बनती है। तो चलिए अपनी स्टोरी पर वापस चलते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक, जिसकी स्थापना आज से लगभग 40 साल पहले 1983 में हुई, जिसका हेड ऑफिस यूएस के कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में है। ये अर्ली 90s का वही दौर था जब आईटी सेक्टर का रिवॉल्यूशन अपने शुरुआती दौर पर था, और इस बैंक ने इन स्टार्टअप्स को कर्ज देना शुरू किया, जो शुरुआत से ही फायदे का सौदा साबित रहा। देखते ही देखते यह बैंक अमेरिका का 16वां बड़ा बैंक बन गया। इसमें लगभग 8,500 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते थे, और इसकी नेटवर्थ लगभग $210 मिलियन के आसपास बताई गई है। अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन पिछले एक साल से तेजी से बढ़ रहे इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए वर्ल्ड के ज्यादातर सेंट्रल बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। अमेरिका ने भी अपने इंटरेस्ट रेट 0 से 5% तक बढ़ाए, और इस बढ़े हुए इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा असर स्टार्टअप्स और इन टेक कंपनियों पर पड़ा। बैंक के कस्टमर्स को लगने लगा कि क्या उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं। जो स्टार्टअप इस बैंक को शुरुआती दौर में फायदे का सौदा साबित हो रहे थे, वो देखते ही देखते एनपीए में कन्वर्ट होने लगे। एनपीए को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो वो पैसा जो 90 दिनों से ज्यादा अनपेड रह गया हो, या यूं कहें कि वो लोन जिसकी 90 दिनों से कोई पेमेंट ना की गई हो। और इसी तरह से बैंक के एनपीए बढ़ते रहे। इसी दौरान सिलिकॉन वैली बैंक की पेरेंट कंपनी सिलिकॉन वैली बैंक फाइनेंशियल ग्रुप के सीईओ ग्रेग बेकर ने एक चिट्ठी में इन ब्याज दरों के आगे भी बढ़े रहने की संभावना जताई, और आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए इन्होंने अपने शेयर्स को बेचने का फैसला किया, जिससे उन्हें आने वाले कैश क्राइसिस का सामना न करना पड़े। उनके इसी फैसले ने कस्टमर्स के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया। इसी घबराहट में लोगों ने अपना पैसा बैंक से निकालना शुरू कर दिया, और बैंक के पास इतनी ज्यादा मात्रा में विड्रॉल्स आए कि उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए उनको अपनी एसेट्स तक बेचनी पड़ी। जो बॉन्ड्स कभी प्रॉफिटेबल थे वो उनको लॉस में बेचने पड़े। एक आंकड़े के अनुसार $42 बिलियन की विड्रॉल के लिए उन्हें अपने बॉन्ड्स 1.80 बिलियन के लॉस पर बेचने पड़े। और अंत में जब बैंक को लगा कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तब इन्होंने अथॉरिटी को रिपोर्ट किया, और अमेरिकी रेगुलेटर्स ने सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सिलिकॉन वैली बैंक को इमीडिएट प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए। अगर बैंकिंग जगत की माने तो ये अमेरिकी इतिहास का 2008 के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक फेलियर साबित होने वाला है। आगे बात करते हैं डिपॉजिटर्स के पैसों का क्या होगा। FDIC, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको इस बैंक का रिसीवर नियुक्त किया गया है। रिसीवर को अगर हम आसान भाषा में समझें तो रिसीवर वो व्यक्ति होता है जो सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक की लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करने का काम करेगा। जैसे कि अगर कोई बैंक हमारे इंडिया में कोलैप्स हो जाता है तो सभी अपना पैसा निकालने के लिए बैंक की तरफ दौड़ पड़ेंगे। ऐसे में सरकार एक रिसीवर नियुक्त करेगी जो बैंक के कामकाज को अपने अंडर में लेगी
और सभी के हितों का ध्यान में रखते हुए लोगों का पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले आया उसको सारा दे दिया। सभी लायबिलिटीज को एनालाइज किया जाएगा और सभी लायबिलिटीज को प्रोपोर्शनेट रेशो में डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और ये काम रिसीवर के द्वारा ही किया जाता है। बात करते हैं बैंक में जमा पैसों की। जो पैसा बैंक में जमा है उसकी जिम्मेदारी FDIC की है। वो पैसा FDIC के दिशा अनुसार ही निकलेगा। और बात करें इंश्योरेंस वाले डिपॉजिट की, तो इसके लिए अमेरिकी रेगुलेटर्स ने डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक ऑफ सांता क्लारा की स्थापना कर दी है और बैंक के कस्टमर्स को उनके अकाउंट का एक्सेस मंडे यानी 13 मार्च 2023 को मिल जाएगा। फिर भी मैक्सिमम विड्रॉल की लिमिट $2.5 लाख तक रहने वाली है, जो कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक के सोवरेन गारंटी के तहत इंश्योर्ड है। उससे ज़्यादा के विड्रॉल के लिए अभी डिपॉजिटर्स को वेट करना पड़ेगा और यह पैसा कब और कैसे मिलेगा इसके लिए फेडरल रिजर्व की फाइनेंशियल पॉलिसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है। जब भी कोई बैंक कोलैप्स होता है तो उस देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा एक मिनिमम इंश्योर्ड गारंटी दी जाती है जिसको बोलते हैं सोवरेन गारंटी, जो कि भारत में 5 लाख रुपए की है। अगर किसी डिपॉजिटर्स का पैसा बैंक में डूबता है तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको 5 लाख रुपए तक का भुगतान करेगा। इसी तरीके से अमेरिका में भी सोवरेन गारंटी है, वहाँ पर इसकी लिमिट $2.5 लाख है। बात करते हैं कि इस कोलैप्स का इंडिया पर क्या असर पड़ने वाला है। सिलिकॉन वैली बैंक ने इंडिया में 2004 में बेंगलोर में अपनी ब्रांच खोली और यहाँ के स्टार्टअप्स को कर्ज देना शुरू किया। कई स्टार्टअप्स हैं जिनका इस बैंक में अकाउंट है और उन्होंने अपना पैसा भी काफ़ी जमा किया हुआ है। बैंक की इस स्थिति का असर इन स्टार्टअप्स पर पड़ना भी तय है। एक आंकड़े के अनुसार पिछले साल अक्टूबर 2022 में इन स्टार्टअप ने सिलिकॉन वैली बैंक से लगभग $150 मिलियन की पूंजी जुटाई थी। बैंक की इस स्थिति का असर इन स्टार्टअप्स पर पड़ना भी तय है। एक आंकड़े के अनुसार पिछले साल अक्टूबर 2022 में इन स्टार्टअप्स कंपनी जैसे पेटीएम मॉल, 197 कम्युनिकेशंस, कारवाला, नापतोल वगैरह वगैरह ने सिलिकॉन वैली बैंक से करीब $150 मिलियन की पूंजी जुटाई थी। जाहिर है सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बाद उनकी चिंता भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ 60 ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जिनका पैसा $2.5 लाख की लिमिट से ज़्यादा इस बैंक में जमा है, जिसमें से 20 तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बैंक में $1 मिलियन से ज़्यादा का पैसा जमा किया हुआ है। अब इन पैसों का क्या होगा, ये पैसे कब वापस मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको फेडरल रिजर्व की पॉलिसी के आने का इंतजार करना पड़ेगा। इसमें 20 स्टार्टअप्स तो ऐसे हैं जिन्होंने $1 मिलियन से ज़्यादा इस बैंक में जमा किए हुए हैं। इनको पैसों के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फेडरल रिजर्व इनके लिए क्या सॉल्यूशन निकालता है ये तो वक्त ही बताएगा। और अंत में अगर हम बैंक के संदर्भ में बात करें, इन बैंक के कोलैप्स होने से हमें सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि हमें अपना सारा पैसा एक ही बैंक में जमा नहीं करना चाहिए, उसको अलग अलग बैंक में जमा करना चाहिए। मैं यहाँ ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग बैंक्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखें, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको मल्टीपल बिजनेस करने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक ही बिजनेस में लगा दिया। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। सेम अगर आप प्रॉपर्टीज में डील करते हैं तो आपको अलग अलग जगह की प्रॉपर्टीज में डील करनी चाहिए। अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं तो आपको अपनी बचत और निवेश को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।